नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर आर्यन ने अपनी पत्नी के उकसाने पर अपने बूढ़े पिता को बहुत मारा और उनकी टांग टूट गई। पिता पैर पड़ता रह गया कि मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ाओ, मारो नहीं। सुबह पिता वृद्ध आश्रम जाने लगा तो बहू को लगा कि शायद नौकर जा रहा है, तो उसने पति से कहकर पिताजी को कमरे में बंद करवा दिया और जब रात को उनकी बेटी आई तो पिता को चोरी छुपे वहां से ले गई। जब आर्यन को पता चला तो वह आग बबूला हो गया और पत्नी को साथ लेकर बहन के घर जाने लगा तो दरवाजा खोलते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि बाहर गली में एक तमाशा सा लग गया था। लोग जमा थे क्योंकि आर्यन आज फिर अपने पिता को गली में मार रहा था। वैसे भी वह अच्छा खासा जानदार नौजवान था और हर समय गुस्से में रहता था। हर किसी से लड़ता झगड़ता था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आर्यन का हाथ रोक सके। बूढ़े पिता उसके सामने हाथ जोड़कर रो रहा था कि मैं अब नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन आर्यन का गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ना आर्यन के अंदर लिहाज था, ना पिता पर हाथ उठाते हुए उसे जरा भी शर्म आती थी। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर थोड़ा साहस किया और आर्यन से कहा कि बस भी करो, तुम्हारे पिता की नाक से खून बह रहा है, आगे से नहीं जाएगा वो। बहुत डरते डरते लोगों ने यह बात कही थी, क्योंकि जानते थे कि आर्यन जब गुस्से से पागल होता है तो अंधा हो जाता है, फिर किसी का लिहाज नहीं करता। बूढ़े पिता लंगड़ाते हुए घर के अंदर गया। उसकी पत्नी मुस्कुराकर अपने बूढ़े ससुर की बेबसी देख रही थी। वह बेचारा लंगड़ाते हुए चारपाई पर बैठकर सिसकियों से रो रहा था। फिर सामने खड़े होकर अपने 7 साल के पोते से कहने लगा, बेटा मुझे थोड़ा सा पानी ला दो। लेकिन बहू ने बेटे को इशारा किया कि पानी मत पिलाना। पोता भी डरा सहमा कोने में खड़ा था। माँ के आगे तो वह सांस भी नहीं लेता था। किसी ने भी उसे पानी नहीं दिया। जून का महीना था, गर्मी जोरों पर थी और इस पर उस बूढ़े आदमी का गला कांटे की तरह सूख रहा था और ऊपर से निर्दयी बहू ने पानी तक नहीं दिया। बेचारा रोते रोते सो चुका था। आर्यन अपने पिता को मारने के बाद 3 परांठे खाकर ही कुछ ठंडा हुआ था। वह कहने लगा, आज के बाद अगर बुजुर्ग ने कदम भी बाहर निकाला तो या भागने की कोशिश की तो मुझे बता देना। इस बार तो मैं उसकी टांग ही तोड़ डालूंगा। मैं इसका वह हाल करूंगा कि लोग याद करेंगे। ताकत जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा आ जाए तो वह खुद को भगवान समझ बैठता है। न उसे रिश्तों का लिहाज रहता है, न कोई डर। जब से आर्यन ने कमाना शुरू किया था और पिता की कमर झुक गई थी और वह बीमार रहने लगा था, आर्यन की माँ के देहांत के बाद घर का माहौल खराब होने लगा। फिर आर्यन कहने लगा, पिताजी मेरी शादी कर दो, घर को संभालने के लिए कोई तो होनी चाहिए। नारायण को अपने एक दोस्त की बेटी बहुत पसंद थी। वह काफी सुलझी हुई थी और घर के काम काज में भी निपुण थी। नारायण ने कहा, मैं कल ही अपने दोस्त से बात करता हूँ। तो आर्यन ने इनकार कर दिया। वह कहने लगा, मैं नहीं करूंगा उस काली कलुटी से शादी। नारायण कहने लगा, बेटा वह मेरे दोस्त की बेटी है, काफी सुलझी हुई भी है और सेवा करने वाली भी है। वह कहने लगा, लेकिन मुझे नहीं करनी उसे शादी। मैं शादी उसी से करूंगा जिसको मैं पसंद करता हूँ। बस आप तैयार रहना, मैं खुद जाऊंगा आपको लेकर उस लड़की के घर। पूरे इलाके में काव्या बदतमीजी के कारण मशहूर थी। खराब स्वभाव के कारण कोई भी उसके घर रिश्ता लेकर नहीं चाहता था। हालांकि देखने में वह सुंदर थी, लेकिन बहुत ही बदतमीज और मुफट थी। उम्र में वह आर्यन से ही की ही उम्र की होगी। जब कोई रिश्ता नहीं आया तो उसने आर्यन के साथ प्यार का चक्कर चला लिया। वह जानती थी कि अकेला आदमी है, घर में ना सास है ना कोई देवरानी जेठानी, और वह पूरे घर पर अपनी मर्जी चलाएगी। जब नारायण आर्यन के साथ काव्या के घर के दरवाजे तक पहुंचा तो उसका रंग उड़ गया। वह कहने लगा, बेटा तुम इन लोगों के घर क्यों आए हो? इनकी बेटी तो बहुत बदतमीज है। पूरा मोहल्ला इसकी बेटी के नाम से कानों को हाथ लगाता है कि बड़ी मुंहफट और बदतमीज है। आर्यन कहने लगा, मुझे काव्या पसंद है और मैं शादी उसी से करूंगा। यह सुनकर नारायण कहने लगा, बेटा होश से काम लो। इस लड़की के घर तो कोई भी रिश्ता लेकर नहीं आता है, क्योंकि सभी इस लड़की को जानते हैं। आर्यन कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं पिताजी। आर्यन ने ही तमाम बातें खुद को समझाकर नारायण को सिर्फ रिश्ता पक्का करने के लिए वहां लाया था। जब नारायण ने रिश्ता मांगा तो काव्या के माता पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि कोई तो उनकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया था। वरना तो कोई भी उनका दरवाजा नहीं खटखटाता था, क्योंकि हर एक से काव्या का झगड़ा होता था। हर एक से वह गाली गलौज करती और उल्टी सुद्दी बातें करती थी और बदतमीजी करने में उसका कोई जवाब नहीं था। नारायण का दिल नहीं चाह रहा था कि वह ऐसी बदतमीज लड़की को अपनी बहू बनाए, लेकिन बेटा जिद पर अड़ा था। नारायण बेटे के आगे हार मान चुके थे। 1 महीने बाद बारात लेकर काव्या के घर चला गया। ना तो उस लड़की में कोई शर्म थी ना लिहाज। वह हंस हंसकर दुल्हन बनी बातें कर रही थी। जैसे ही विदा होकर नारायण के घर आई तो कहने लगी, मेरा दिल इस छोटे से घर में घुट
रहा है। अपने पिता से कहो कि अपना कमरा हमें दे दो, मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी। घर में आते ही उसने एक फसाद शुरू कर दिया। आर्यन कहने लगा, आज की रात तो यहाँ गुजार लो, पिताजी खाकर सो गए हैं, मैं उन्हें नहीं जगा सकता। लेकिन काव्या ने कुछ नहीं सुना। वह कहने लगी, अभी के अभी अपने पिता को जगाओ और मेरा सामान दूसरे कमरे रखो, मैं इस कमरे में नहीं सोने वाली। रात के 1 बजे का समय था जब आर्यन ने सोए हुए पिता को जगाया कि वह बाहर पड़ी चारपाई पर सो जाए, क्योंकि उसकी पत्नी काव्या को छोटा कमरा नहीं बड़ा कमरा चाहिए। नारायण ने एक ठंडी गहरी सांस भरी। जानता था कि काव्या आते ही कोई न कोई तमाशा करेगी, क्योंकि यह उसके स्वभाव में था और ईशान का स्वभाव कभी नहीं बदलता। लेकिन यही नहीं पता था कि शादी की रात ही उन्हें यह सब देखना पड़ेगा। उसने टूटी हुई चारपाई आंगन में बिछाई और लेट गया। अगर अपने दोस्त की बेटी को लेकर आया होता तो हालात कुछ अलग होते, लेकिन जानता था अब उसके साथ ऐसा ही होगा। इसीलिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करके चारपाई पर लेटकर आंखें बंद कर ली। उमस और गर्मी के कारण पसीना छूट रहा था। कमरे में तो फिर भी पंखे का आसरा था। रात भर आर्यन उसकी चीजें इधर उधर करता रहा और काव्या महारानी बनकर बैठी रही। आते ही उसने अपनी बात मनवाई थी। सुबह देर तक आर्यन और काव्या कमरे से बाहर नहीं निकले। नाश्ता नारायण ने खुद बनाया और खा लिया। वैसे भी वह बीमार रहता था। छोटा कमरा देखा तो पूरा खाली था। उसने वहीं टूटी हुई चारपाई रखी और लेट गया, क्योंकि पंखा चल रहा था। जब से वह इस घर में आया था, बड़ा कमरा उसका और उसकी पत्नी का था। आर्यन छोटे कमरे में रहता था, इसलिए अपने कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में उसे ना सुकून मिल रहा था ना चैन। लेकिन फिर भी वहीं लेटा रहा। दोपहर को जाकर दोनों का कमरा खुला और बाजार से जाकर आर्यन काव्य के लिए नाश्ता लेकर आया था। लेकिन एक बार पिता से यह नहीं पूछा कि वह क्या खाएंगे। 3 दिन से बाजार से ही खाना आता रहा। नारायण ने आर्यन से कहा कि बेटा, बहू से कहो कि अब घर संभाल ले, बाजार का खाना मुझसे रोज रोज नहीं खाया जाता। यह सुनकर आर्यन के माथे पर बल पड़ गए। वह कहने लगा, अभी 8 दिन भी नहीं हुए मेरी पत्नी को आए और मैं उसे रसोई में खड़ा कर दूं, क्या अच्छा लगेगा पिताजी? अगर आपसे बाजार का खाना नहीं खाया जाता तो आप खुद बना लिया कीजिए। नारायण यह सुनकर चुप सा हो गया। समय यूं ही बीतता गया। 1 महीना हो गया, लेकिन काव्या ने घर के किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाया। जब घर में गंदगी बढ़ जाती तो नारायण ही झाड़ू पोंछा कर लेता। घर की सफाई करते समय उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी। उसकी पत्नी तो घर को चमका कर रखती थी, लेकिन अचानक हुए हार्ट फेल से ने नारायण की जिंदगी ही उजाड़ दी। उसकी पत्नी चली गई और उसका घर परिवार जैसे बिखर गया। ऊपर से आने वाली बहू को तो जरा भी परवाह नहीं थी। उसे मोहल्ले की खबरों से ज्यादा रुचि थी। उसके घर में पिता बेटे का झगड़ा क्यों हुआ, सामने वाली सुनीता मौसी का बहू से किस बात पर विवाद हुआ, उसकी रुचि अपने घर को छोड़कर मोहल्ले के हर घर में थी। जब कुछ नहीं मिलता तो वह मायके चली जाती और रात को आर्यन भी वहीं ससुराल में खाना खाकर लौटता। नारायण तो पूरी तरह अकेला पड़ गया था। पहले तो बेटा थोड़ा बहुत पिता से बात कर लेता था, चाय बनाकर दे देता था, लेकिन अब तो लगता था जैसे नारायण इस घर में बेकार चीज है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं रहा। वह बहू से क्या शिकायत करता जब बेटे के तेवर ही बदल गए थे। यदि कोई अच्छी लड़की आर्यन की जिंदगी में आती तो शायद उसे समझाती, लेकिन काव्या तो आर्यन को नारायण के पास बैठने तक नहीं देती थी। जैसे ही देखती कि आर्यन अपने पिता के पास बैठा है, उसके पैर दबा रहा है, तो कहती, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो कमरे में आओ। उसे ससुर का जरा भी लिहाज नहीं था। आर्यन भी तुरंत पिता को छोड़कर काव्य के साथ कमरे में चला जाता। धीरे धीरे आर्यन ने नारायण को समय देना लगभग छोड़ ही दिया। वह पास भी नहीं बैठता था। इधर घर की सफाई सुथराई के कामों में काव्या ने कभी हाथ नहीं लगाया था। नारायण 2-3 दिन बाद झाड़ू पोछा करता। काव्या फिर कहने लगी, पिताजी ऐसा करे कि बाजार का सामान भी आप ही लेकर आया करें। आर्यन तो वैसे भी देर से उठता है और उठकर काम पर चला जाता है। खाने पीने की चीजों के लिए मुझे ही जाना पड़ता है, लेकिन मैं बाजार नहीं जाऊंगी। नारायण बोला, ठीक है बेटा, जो मंगवाना हो मुझे बता दिया करो। लेकिन काव्या को तो बहाना चाहिए था। पहले उसने सब्जी मंगवाई। नारायण सब्जी लाकर अभी बैठा ही था कि उसका पसीना भी नहीं सूखा था। वह कहने लगे, अरे मैं भूल गई, आटा भी खत्म है पिताजी, आटा भी ले आइए। नारायण बेचारा फिर उठा और आटा लेकर आया। पसीने से पूरा तरबतर हो गया था। जैसे ही बैठा तो फिर बोले, मैं तो भूल ही गई, नमक और लाल मिर्च भी खत्म है, वह भी ले आइए। इस बार नारायण को गुस्सा आ गया। वह बोला, मैं नहीं जा रहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो सामान मंगवाना है एक बार में बोल दो। वैसे भी घर से काफी दूर बाजार है, पैदल जाना पड़ता है, बुरा हाल हो जाता है। तुम्हें तो शायद इसका अंदाजा भी नहीं
कि बूढ़ा पिता चार चार चक्कर नहीं लगा सकता। यह सुनते ही काव्या भड़क उठी और बोली, मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती है बूढ़े पिता को? अरे, मैं कौन सा अपने रिश्तेदारों के लिए खाना बना रही हूँ? तुम्हारे लिए ही तो बना रही हूँ। अरे, तुम्हारे तो नखरे बहुत है। आने दो आर्यन को। मैं उसे कह दूंगी कि उसके पिता की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, ना ही यह मेरी जिम्मेदारी है। क्या मैं पूरा दिन पिता बेटे की सेवा ही करती रहूं और जरा सा बाजार के दो चक्कर लगा ली तो बातें सुनाने लगे? अरे, मैंने आज तक कभी अपने सगे बाप की नहीं सुनी, तो तुम कौन होते हो मुझे सुनाने वाले? काव्या ने अपनी जुबान के गुण दिखाने शुरू कर दिए। उसकी तो जुबान ऐसी चली कि आसपास के घर वाले अपनी छतों से देखने लगे कि घर में हुआ क्या है। नारायण अपना सिर पकड़कर बैठ गया, कहने लगा, अच्छा अच्छा, चुप कर जा। मैं ले आता हूँ नमक मिर्च मसाले जो तुम्हें चाहिए, बल्कि एक साथ बता दे जो भी चाहिए। वह कहने लगी, भाड़ में जाए तुम लोगों का घर और घर के कामकाज। मैं कुछ नहीं बना रही। अपने बेटे से कहना कि बाजार से खाना ले आए। मैंने क्या ठेका ले रखा है उसके घर का और उसके बूढ़े बाप का? अरे, गर्मी क्या सिर्फ तुम्हारे लिए पड़ी रही है? दो चक्कर बाजार के लगाकर तुम कह रहे हो कि तुमसे बाजार तक नहीं जाया जाता। क्या मैं लोहे की बनी हूँ? इस घर में गर्मी में खाना बनाऊं, रोटियां बनाऊं? क्या मैं नहीं थक सकती? मुझे गर्मी नहीं लगती? वह तो ऐसी शुरू हुई कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार नारायण ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटी जुबान बंद कर ले। नहीं खाना मुझे कुछ भी। लेकिन काव्य की जुबान को तो जैसे ब्रेक ही नहीं लग रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह नारायण को बातें सुनाती रही। बेचारा अपनी जान बचाकर घर से बाहर चला गया। बाकी का समय उसने वहीं गुजारा और वहीं खाना भी खाया। रात को जब वापस आया तो आर्यन गुस्से में आंगन में चक्कर काट रहा था। नारायण को देखकर कहने लगा, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मेरी पत्नी को आए हुए अभी कितना समय हुआ है और आप झगड़ा करने लगे? नारायण ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा कि जो मंगवाना है एक साथ मंगवा लो। काव्या कहने लगी, देख लिया अपने पिता को, कितना झूठ बोलते हैं। क्या हुआ जो मैं भूल गई? मैं भी इंसान हूँ, क्या भूल नहीं सकती? घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारे पिता को बस इस बात का दुख है कि उसके दोस्त की बेटी क्यों नहीं आई, मैं क्यों आ गई, तभी से मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे हर काम में इतनी गलती नजर आती है, हर चीज पर टोका टोकी करते हैं। मुझे तो लगता है मेरी सास नहीं मरी, ससुर मर गए हैं, या फिर सास मरते मरते ससुर में अपनी आत्मा फूंक गई है। यह कहते ही वह रोने लगी। हाय, मेरी किस्मत कहाँ फूटी है। काश कि मैं ये शादी ना करती। दुनिया को तो यही नजर आता है कि एक बूढ़ा बाप है और बहू उसे देखना नहीं चाहती। उन्हें क्या पता यह ससुर नहीं पूरा ससुराल है। मेरी जिंदगी खराब करके रख दी इस आदमी ने। आर्यन, तुमने मुझसे शादी क्यों की? वही कर लेते जहाँ तुम्हारे पिता चाहते थे। उसने ऐसा बवाल किया कि नारायण उस झूठी लड़की को देखता रह गया। पहली बार आर्यन ने अपने बाप के मुंह पर थप्पड़ मारा और नारायण को लगा जैसे वह जीते जी मर गया। पांचों उंगलियां उसके चेहरे पर छप गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आंखें पत्थर की हो चुकी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा कभी उस पर हाथ उठाएगा। पीछे खड़ी काव्या मुस्कुरा रही थी। नारायण की नजरें जमीन पर झुक गई। बेजान शरीर लेकर वह चारपाई पर ढक गया। आज बेटे ने बाप पर हाथ उठाया ना, ना भूकंप आया ना आसमान फटा। एक समय था जब कहा जाता था कि बाप से ऊंची आवाज में मत बोलो वरना भगवान नाराज होते हैं, और जब भगवान नाराज होता है तो धरती कांपती है, आसमान फटता है। नारायण को याद आया जब वह छोटा था और आसमान का रंग पीला पड़ जाता था तो गांव वाले डर जाते थे, कहीं किसी ने माता पिता का दिल तो नहीं दुखाया। तब लोगों के दिल में भगवान का डर था। लेकिन आज नारायण के घर पर कयामत टूटी थी। वह फूट फूट कर रोया, पर आर्यन अपने कमरे में जा चुका था। काव्या के दिल में तो जैसे बाहर लौट आई थी, क्योंकि अब आर्यन वही करता जो वह चाहती थी। पहली बार नारायण को अपनी बेटी याद आई, जिसकी शादी को 8 साल हो चुके थे और 8 साल से वह विदेश में थी। ना फोन ना हाल चाल। शादी के बाद पति के साथ लंदन गई तो दोबारा कभी संपर्क नहीं किया। पहले वह माता पिता का ख्याल रखती थी, लेकिन शादी के बाद ऐसी परदेश की हो गई कि पलटकर कभी नहीं देखा। काश वह होती तो नारायण की कोई सुनवाई होती। बड़े दिल से उसने भगवान से प्रार्थना की कि काश उसकी बेटी उसके पास आ जाए, पर समय यूं ही बीतता गया। काव्या गर्भवती हुई, एक बेटे को जन्म दिया और घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया। नारायण कभी उसे कुछ नहीं कहता था, लेकिन फिर भी काव्या उसे 100 बातें सुनाती थी। वह आर्यन से झूठ बोलकर नारायण को मार पड़वाती थी। अब तो यह हाल था कि आर्यन का हाथ खुल गया था। कभी कभी नारायण का दिल चाहता कि यहाँ से भाग जाए, कहीं और चला जाए, लेकिन काव्या उसे जाने भी नहीं देती थी। कभी वह गली में जाकर बैठ जाता, कोई उसका हालचाल पूछ लेता या आर्यन
या काव्या के बारे में जरा सी भी बात कह देता तो वह गली में जाकर शोर मचाती, तमाशा लगाती कि आने जाने वालों से तुम बहू की बातें करते हो, मैं आर्यन से शिकायत लगाऊंगी। पहले खुद पूरे मोहल्ले में तमाशा लगाती, नारायण को जलील करती, और जब उसका दिल नहीं भरता तो आर्यन से कहती, और वह गली में ले जाकर अपने बाप को मारता। गली वाले यह देखकर डर जाते, क्योंकि वह पूरी गली में बदमाश मशहूर था और काव्य के स्वभाव को हर कोई जानता था। उसका बेटा 7 साल का हो गया और अपनी माँ के इशारों पर चलता था, क्योंकि जानता था कि माँ कितनी खतरनाक है। कभी कभी वह दादा के पास आता तो उनके पांव दबाता, लेकिन जैसे ही काव्या की नजर पड़ती वह अपने बेटे पर चिल्लाने लगी, खबरदार, जो तुमने इस बुजुर्ग की सेवा करने की कोशिश की, इसे तो रोज की 10 गालियां दिया कर, यही इसी लायक है। इस तरह की बातें वह अपने छोटे बेटे के दिमाग में डालती रहती, लेकिन फिर भी वह अपने दादा से बहुत प्यार करता था। तब भी जब उसने देखा कि माँ कमरे में चली गई तो तुरंत मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर उसने दादा को दिया और साथ साथ उसके बहते आंसू को पोंछ रहा था और खुद भी रो रहा था। वह कह रहा था, दादाजी रोए नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी पापा के साथ ऐसा ही करूंगा, उन्हें गली में ले जाकर बहुत मारूंगा, देख लेना। फिर पापा को पता चलेगा जब मार पड़ती है तो कितना दर्द होता है। शायद इसका कारण यह था कि आर्यन अपने बेटे पर भी हाथ उठाने से नहीं चूकता था और बहुत जोर से मारता था। लेकिन नारायण पोते से कहता, ना बेटा ना, मेरा बेटा, ऐसा मत करना, अपने पापा पर कभी हाथ मत उठाना, क्योंकि बाप को तो उसी दिन मर जाता है जब बेटा उस पर हाथ उठाना शुरू कर देता है। मैं तो जिंदा लाश बन चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी जिंदा लाश बनकर जिंदगी गुजारे। एक बार आर्यन कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर चला गया अपने काम के सिलसिले में, और काव्या भी अपने बेटे को लेकर मायके चली गई। पीछे से 15 साल बाद बेटी परदेश से वापस लौटी थी। यहाँ तक कि उसका बेटा 14 साल का हो चुका था, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता की हालत देखी तो फूट फूट कर रोने लगे। बेटी को देखकर नारायण भी खुद काबू ना रख सका। बेटी को गले से लगाकर नारायण रोने लगा। धीरे धीरे उसने आर्यन और काव्य से जुड़ी सारी बातें अपनी बेटी को बता दी। यह सब सुनकर बेटी के आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, पिताजी, मैं आपको यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगी। शहर में मेरा बड़ा बंगला बन चुका है, आप वहीं रहेंगे। उसने अपने पिता को चोरी छुपे शहर के बंगले ले गई। बेटी के बड़े घर को देखकर नारायण ने सुकून की सांस ली। वह खुश था कि बेटी अपने घर में प्रसन्नता से रह रही है। दामाद भी बहुत आदर करता था। बेटी ने अपने पिता की खूब सेवा की, अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बड़ा सुंदर कमरा दिया। रोजाना उनका नवासा और नवासी अपने नाना के पैर दबाते थे। हालांकि दोनों बच्चों की परवरिश विदेश में हुई थी, लेकिन वे बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना जानते थे, क्योंकि बेटी ने अपने बच्चों को संस्कार ही ऐसे दिए थे। जबकि आर्यन शुरू से ही आवारा स्वभाव का था, गली मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ बैठता था। कई बार नारायण ने रोका था, लेकिन वह चुप चुपाकर उन्हीं लड़कों में बैठता था और वही स्वभाव उसका भी बन गया था। पर उसकी बहन बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। दामाद भी अच्छा था, दोनों ही नारायण का बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन जब आर्यन वापस घर आया और पिता को ना पाकर उसे बहुत गुस्सा आया। इससे भी अधिक गुस्सा काव्या को आया, क्योंकि उसे बातें सुनाने के लिए कोई और नहीं मिल रहा था। उसे आदत थी बदतमीजी करने की, पर किससे करती? आर्यन से करती तो उसका तो हाथ खुल चुका था। जब वह अपने पिता पर हाथ उठा सकता था, तब अपनी पत्नी की क्या हैसियत थी? और एक बार अगर आर्यन का हाथ काव्या पर उठ जाता तो वह जानती थी कि फिर वह सिलसिला लगातार चलता रहता। इसीलिए वह आर्यन को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन घर में कोई ऐसा नहीं था जिस पर वह शिकायतें लगाती, जलील करवाती और अपने दिल को सुकून पहुंचाती। वह अपने स्वभाव की गुलाम थी। 10 दिन बाद उसने रोना धोना शुरू कर दिया, पिताजी को अपनी बहन के घर से वापस लेकर आओ। मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं कि तुम्हारी बहन आई थी और तुम्हारे पिता को साथ ले गई। शुरुआत में आर्यन ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि अच्छी बात है, झगड़ा खत्म हुआ। पर काव्या रोना धोना मचाती रही। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, घर के आधे काम तुम्हारे पिता करते थे, मैं नहीं कर सकती। दोनों ने फैसला किया कि लड़ झगड़ कर नारायण को वापस ले आएंगे। लेकिन जैसे ही जाने के लिए दरवाजा खोला, उनके होश उड़ गए। सामने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और घबराते हुए बोला, आर्यन, तुम्हारी दुकान में आग लग गई। यह सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ती सांसों में दुकान पहुंचा और दुकान जलकर राख हो चुकी थी। सारा माल राख हो गया था। वह दाड़े मारकर रोने लगा। उसके सारे पैसे डूब चुके थे। रोता रोता घर लौटा तो काव्या परेशान खड़ी थी। उसने कहा, जिस कमरे में हम रहते थे उसकी छत गिर गई है, शुक्र है हमारा बेटा बच गया। 5 मिनट पहले ही वह कमरे से बाहर निकला था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आर्यन बोला, जब से पिताजी गए हम पर मुसीबतें टूट रही है। शायद मेरे पिता की
कोई भलाई थी जो यह घर मुसीबतों से बचा हुआ था, वरना तुमने मुझसे जो करवाया है अब पता नहीं क्या होगा। उसका बेटा बोला, मेरे ऊपर अगर छत नहीं गिरी तो यह मेरे दादा के आशीर्वाद से हुआ है, लेकिन मैंने भगवान से वादा किया है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पापा और मम्मी दोनों को गली में ले जाकर खूब मारूंगा, ताकि उन्हें पता चले कि जब मार पड़ती है तो कितना दर्द होता है। अपने बेटे की यह बात सुनकर दोनों हैरान रह गए। वह बोले, दादा की बदुआ लगेगी, आप लोग बर्बाद हो जाओगे। तभी किचन से सिलेंडर फटने की आवाज आई और पूरा किचन आग की लपटों से भर गया। काव्या चीखने चिल्लाने लगी। एक के बाद एक मुसीबत उन पर टूटने लगी। आर्यन परेशान था। उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके घर पर जादू टोना कर दिया हो। लेकिन मंदिर के पुजारी ने सारी बातें सुनकर कहा, सारा मोहल्ला जानता है कि तुम अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करते थे, कितनी निर्दयता से उन्हें मारते थे। इसके बाद काव्या बीमार रहने लगी। जब उसके सारे टेस्ट हुए तो पता चला कि उसे कैंसर है। यह जानकर काव्या रोने लगी। एक बार मुझे पिताजी के पास ले चलो, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आर्यन बोला, नहीं, मैं खुद को इस लायक नहीं समझता कि पिताजी से माफी मांगू। जिस पिता पर मैंने तुम्हारे कहने पर अत्याचार किए, हाथ तक उठा दिया, लगता है मैंने खुद अपनी बर्बादी का सामान इकट्ठा किया। मुझसे भाग्यशाली तो मेरी बहन निकली, जिसने दुनिया में ही सर बना लिया। आज वह पछता रहा था और यह पछतावा उसके लिए उम्र भर का पछतावा बनने वाला था, क्योंकि माता पिता भले ही अपनी जुबान से अपने बच्चों को बदुआ नहीं देते, लेकिन उनके दिल से निकली हुई आह संतान को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। मिलते हैं